नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी देश का राजा ही समझदार ना हो, तो वहाँ की जनता का क्या हाल होगा? आज की कहानी एक ऐसी ही नगरी की है, जहाँ सब कुछ उल्टा-पुल्टा चलता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और बिना सोच विचार के लिया गया फैसला कैसे इंसान को मुसीबत में डाल सकता है। इस कहानी के अंत तक आप जान पाएंगे कि क्यों बड़ों की बात मानना हमारे लिए इतना ज़रूरी होता है। कहानी बहुत ही दिलचस्प और भावनाओं से भरी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। स्टोरी बाय वाईबी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी और पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो भारत के हर घर में मशहूर है। ये कहानी है एक गुरु और उनके दो चेलों की, जो घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां न्याय का कोई नामो निशान नहीं था। चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास कहानी। बहुत पुरानी बात है, जब हमारे देश में लोग पैदल ही लंबी यात्राएं किया करते थे। चारों तरफ हरियाली थी और रास्ते कच्चे हुआ करते थे। एक बार एक बहुत ही ज्ञानी गुरुजी अपने दो शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उन दोनों शिष्यों के नाम प्रेमपाल और वीरपाल थे। चलते चलते सूरज सिर पर आ गया था और तीनों ही काफी थक चुके थे। तभी उनकी नजर दूर चमकती हुई एक बहुत ही सुंदर नगरी पर पड़ी। गुरुजी उस नगरी की चमक धमक देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपने चेलों से कहा कि देखो बच्चों, ये नगरी कितनी सुंदर और समृद्ध लग रही है। इसे देखकर तो आंखें सच में तृप्त हो गईं। प्रेमपाल और वीरपाल भी नगरी को देखकर बहुत खुश हुए। वीरपाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि गुरुजी, नगरी तो बहुत सुंदर है, बस अब अगर यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिल जाए तो मजा आ जाए। प्रेमपाल के मन में तो जैसे लड्डू फूटने लगे। वो सोचने लगा कि अगर यहाँ झोली भर भर कर मिठाइयाँ और पकवान मिल जाए तो आज का दिन बन जाएगा। गुरुजी ने दोनों को समझाया कि भिक्षा में जो कुछ भी मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने योजना बनाई कि शाम होने से पहले वे तीनों फिर से इसी जगह पर मिलेंगे। गुरुजी ने प्रेमपाल को आदेश दिया कि तुम नगरी के पूर्व की ओर जाओ और वीरपाल से कहा कि तुम पश्चिम की ओर जाकर भिक्षा मांगो। दोनों चेले अपने अपने रास्ते निकल पड़े। वीरपाल जब नगरी के बाजार में पहुंचा तो वो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। बाजार में बहुत भीड़ थी, लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन वहां कुछ अजीब था। वीरपाल ने सोचा कि पहले राशन का भाव पूछ लेना चाहिए, ताकि अगर सामान सस्ता हो तो गुरुजी के लिए कुछ ले ले। वो एक किराने की दुकान पर पहुंचा जहां एक बनिया बैठा था। वीरपाल ने पूछा कि भाई, आटे का क्या भाव है? बनिए ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि बाबा जी, टके सेर। वीरपाल को लगा उसने गलत सुना है। उसने फिर पूछा कि अच्छा, चावल का क्या भाव है? जवाब फिर वही आया, टके सेर। वीरपाल की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने चीनी का भाव पूछा और वो भी टके सेर ही निकली। वीरपाल को लगा कि शायद ये दुकानदार मजाक कर रहा है, इसलिए वो दूसरी दुकान पर गया। वहां उसने एक छोटी बच्ची से टमाटर और गोभी का दाम पूछा तो पता चला कि सब्जियां भी टके सेर ही बिक रही हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जहां महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती चीज एक ही दाम पर मिले। वो आगे बढ़ा तो उसे ताज़ा और गर्म मिठाइयों की खुशबू आई। एक हलवाई अपनी दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजाए बैठा था। वीरपाल ने पूछा कि भाई, मिठाई किस भाव दी? हलवाई ने गर्व से कहा कि बाबा जी, आप शायद परदेसी हैं। इस नगरी में सब कुछ टके सेर ही मिलता है। वीरपाल ने उत्सुकता से उस जगह का नाम पूछा। हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट राजा है। इसीलिए यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। वीरपाल के पास भिक्षा में मिले सिर्फ 5 पैसे थे। उसने हलवाई से कहा कि इन 5 पैसों की मिठाई बांध दो। हलवाई ने एक भारी भरकम पोटली मिठाई से भर दी और वीरपाल अपनी किस्मत पर नाचते हुए वापस अपने गुरुजी के पास पहुंचा। शाम को जब तीनों मिले तो गुरुजी ने देखा कि वीरपाल एक बहुत बड़ी भारी गठरी लेकर आ रहा है। जब गुरुजी ने पूछा कि इसमें क्या है, तो वीरपाल ने खुशी खुशी बताया कि महाराज, सिर्फ 5 पैसों में इतनी सारी मिठाई मिली है, क्योंकि इस अंधेर नगरी में हर चीज का दाम टके सेर है। गुरुजी ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और कहा कि जिस नगरी का नाम अंधेर नगरी हो और जहाँ का राजा चौपट हो, जहाँ भाजी और मिठाई का मोल एक बराबर हो, वैसी जगह पर एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। गुरुजी ने वीरपाल को बहुत समझाया कि ऐसी मूर्खता वाली जगह पर रहने से भविष्य में भारी संकट आ सकता है, लेकिन वीरपाल को तो बस सस्ते खाने का लालच था। उसने गुरुजी से साफ कह दिया कि वो ये नगरी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कम पैसों में पेट भर के मजा लिया जा सकता है। गुरुजी दुखी मन से जाने लगे, लेकिन चलते चलते उन्होंने वीरपाल को एक आखिरी सलाह दी कि बेटा, अगर कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो अपने इस बूढ़े गुरु को याद कर लेना। गुरुजी और प्रेमपाल वहां से चले गए और वीरपाल अकेले ही उस नगरी में मौज उड़ाने के लिए रुक गया।
अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन नगरी में जोर की बारिश हुई और एक गरीब आदमी की बकरी कल्लू बनिए की पुरानी दीवार के नीचे दबकर मर गई। वो आदमी रोता चिल्लाता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और न्याय की भीख मांगने लगा। राजा ने तुरंत कल्लू बनिए को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। जब बनिया दरबार में हाजिर हुआ तो उसने डरते हुए कहा कि महाराज, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो उस कारीगर की गलती है जिसने दीवार इतनी कमजोर बनाई थी। राजा ने बिना सोचे समझे बनिए को छोड़ दिया और कारीगर को बुला लिया। कारीगर ने आकर अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्जाम चूने वाले पर डाल दिया कि उसने चूना खराब बनाया था। सिलसिला यही नहीं रुका। चूने वाले ने भिश्ती पर इल्जाम लगाया कि उसने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया था। भिश्ती ने कहा कि कसाई ने मशक यानी पानी का थैला इतना बड़ा बना दिया था कि पानी ज्यादा आ गया। कसाई ने गडरिये को जिम्मेदार ठहराया कि जब मैं भेड़ बेच रहा था तब कोतवाल साहब की सवारी बहुत धूमधाम से निकल रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया और मैं भेड़ का सही चुनाव नहीं कर पाया। अंत में गडरिये ने कहा कि महाराज, जब मैं भेड़ बेच रहा था तब कोतवाल साहब की सवारी बहुत धूमधाम से निकल रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया और मैं भेड़ का सही चुनाव नहीं कर पाया। राजा ने फैसला सुनाया कि कोतवाल को ही फांसी पर चढ़ाया जाए, क्योंकि उसी की वजह से बकरी की जान गई है। ये सुनकर मंत्री थोड़े परेशान हुए कि ये कैसा न्याय है, लेकिन राजा की मूर्खता के आगे कोई कुछ नहीं बोल सका। उधर हमारा वीरपाल मिठाई खा खाकर बहुत मोटा हो गया था। वो रोज लड्डू, जलेबी और रबड़ी का आनंद लेता और सोता रहता। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये चर्बी उसके लिए काल बनने वाली है। जब कोतवाल को फांसी देने का समय आया तो पता चला कि फांसी का फंदा कोतवाल की पतली गर्दन के हिसाब से बहुत बड़ा है। सैनिकों ने राजा को ये बात बताई तो राजा ने एक बहुत ही अजीब आदेश दिया। उसने कहा कि जाओ और नगरी में से किसी भी ऐसे आदमी को पकड़ लाओ जिसकी गर्दन इस फंदे में फिट आ जाए, क्योंकि किसी न किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। सैनिक जब मोटे आदमी की तलाश में निकले तो उनकी नजर सो रहे वीरपाल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि ये साधु तो मिठाई खाकर बहुत तगड़ा हो गया है और इसकी गर्दन फंदे के लिए एकदम सही है। वीरपाल जब सोकर उठा तो उसने खुद को सैनिकों से घिरा पाया। उसने बहुत विनती की कि भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तो एक सीधा साधा साधु हूँ। सैनिकों ने हंसते हुए कहा कि बाबाजी, बात अपराध की नहीं है, बात तो सिर्फ इतनी है कि आप मोटे हैं और कोतनाल साहब दुबले हैं। वीरपाल को घसीटते हुए फांसी के चबूतरे की ओर ले जाया जाने लगा। वीरपाल अब फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने गुरुजी की वो बात याद आने लगी कि इस नगरी में रुकना ठीक नहीं है। उसने मन ही मन गुरुजी को पुकारना शुरू किया कि गुरुजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी चमत्कार हुआ। गुरुजी को जैसे अपने शिष्य की पुकार सुनाई दे गई और वे अचानक वहां प्रकट हो गए। वीरपाल ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और अपनी जान की भीख मांगी। गुरुजी ने सब माजरा समझ लिया। उन्होंने सैनिकों से कहा कि मुझे अपने शिष्य को आखिरी उपदेश देने के लिए 2 मिनट का समय चाहिए। गुरुजी ने वीरपाल के कान में कुछ फुसफुसाया। अचानक दोनों के बीच एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई। वीरपाल कहने लगा कि गुरुजी, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, और गुरुजी कहने लगे कि नहीं, मेरी उम्र हो गई है, फांसी पर तो मैं ही लटकूंगा। ये तमाशा देखकर सैनिक और राजा सब दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जहां लोग मौत से डरते हैं, वहां ये दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों लड़ रहे हैं। राजा ने गुरुजी से पूछा कि महाराज, आप मरने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? गुरुजी ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि राजन, आज एक ऐसा शुभ मुहूर्त है कि जो भी इस समय फांसी पर चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा और अगले जन्म में इस पूरी दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये सुनते ही राजा का लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर सम्राट ही बनना है तो मैं किसी और को स्वर्ग क्यों जाने दूं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि न साधु को फांसी होगी और ना ही उसके चेले को। राजा के होते हुए भला कोई और स्वर्ग कैसे जा सकता है। राजा खुद फांसी के फंदे पर लटक गया और इस तरह उस मूर्ख राजा का अंत हो गया। वीरपाल की जान बच गई और उसने हमेशा के लिए वो नगरी छोड़ दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस जगह पर गुणी और मूर्ख के बीच कोई अंतर ना हो और जहां न्याय का आधार बुद्धि ना हो, वहां रहना खुद को मुसीबत में डालने जैसा है। हमेशा अपने बड़ों और बुद्धिमान लोगों की सलाह माननी चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमें उस वक्त बचा सकता है जब हम खुद अपनी गलतियों में फंस चुके होते हैं। उम्मीद है आपको अंधेर नगरी चौपट राजा की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको गुरुजी की बुद्धिमानी कैसी लगी। ऐसी ही और भी दिलचस्प और जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय YBK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।